जम्मू कश्मीर में ऐसे 155 रोहिंग्या पकड़े गए जो म्यांमार में सजा से बचने के लिए भारत आए और यहीं छुपकर रहने लगे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके डिटेंशन सेंटर में भेज दिया, जहां से उन्हें म्यांमार डिपोर्ट किया जाएगा। और दिलचस्प ये है कि म्यांमार की सीमा न तो जम्मू कश्मीर से लगी हुई है और न ही दोनों संस्कृतियों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध ही है। फिर भी प्रदेश में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या इतनी कैसे हो गई? हजारों की तादाद में रोहिंग्या मुसलमानों का यहां पर पहुंचकर बस जाना किसी साजिश का हिस्सा ही प्रतीत होता है। असल में इससे पहले भी देश में एक खास मजहब के कट्टर लोगों द्वारा डेमोग्राफी बदलने मतलब जनसंख्या को बढ़ाने की साजिश की बात होती रही है और इस साजिश में राजनीतिक लोगों के साथ साथ कई एनजीओज भी शामिल हैं। सुरक्षा एजेंसीज की नाक के नीचे इतना सब कुछ अंजाम दिया गया। बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुसलमानों की खेप कोलकाता पहुंचती रही, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की सीमाएं सीधा म्यांमार से लगती हैं। पता चला कि उन्हें मालदा लाकर वहां से जम्मू भेजा जा रहा था और इस खेल के तार दिल्ली से भी जुड़ते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध संस्था द्वारा इन रोहिंग्या मुस्लिमों का पंजीकरण किया जाता है। ये संस्थाएं शरणार्थियों की मदद के नाम पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सक्रिय रहती हैं और इन तत्वों द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों को विश्वास दिलाया जाता है कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां उन्हें इस्लाम प्रैक्टिस करने से कोई नहीं रोक सकेगा। और ये एनजीओ और इस्लामिक संस्थाएं रोहिंग्या मुस्लिमों को जम्मू पहुंचाती थीं और उनकी यात्रा से लेकर रहने, खाने पीने सभी व्यवस्थाएं का पूरा जिम्मा उठाया करती थीं। जम्मू, सांबा और बाड़ी ब्राह्मणा में इनके लोग पहले से मौजूद थे, जो मस्जिदों और मदरसों में इनके रहने का बंदोबस्त करते थे। फिर उन्हें झुग्गियों में बसा दिया जाता था और खास बात यह है कि उन्हें इन्हीं क्षेत्रों में बसाया जा रहा था जहां मुस्लिमों की जनसंख्या कम है। साथ ही उन्हें जम्मू कश्मीर में चल रहे जिहाद और म्यांमार में बौद्धों के अत्याचार को जोड़कर और कट्टर बनाया जाता है। उनसे कट्टर बातें करके जिहादी तत्वों के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता था। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर से सटे होने का उन्हें दोहरा फायदा मिलता था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और बांग्लादेश के मुस्लिम जम्मू में पहले से बसे हुए हैं, इसलिए किसी को शक नहीं होता था। जब भी इस पर कोई आवाज उठती थी तो इनकी मददगार संस्थाएं उन्हें पीड़ित बताते हुए अपना खेल शुरू कर देती थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, आवामी इत्तेहाद पार्टी और कांग्रेस ने रोहिंग्या मुस्लिमों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। भले ही उन्हें वोट का अधिकार न हो, लेकिन उन्हें संरक्षण देकर मुस्लिम समाज को खुश किया जाता था और उनके खिलाफ कार्रवाई न करके तुष्टीकरण की राजनीति की जाती थी। जम्मू कश्मीर के अंतिम मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल में कहा था कि रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है। जमात इस्लामी कश्मीर जैसे कई संगठन इनके लिए काम कर रहे हैं और उनके नाम पर जुलूस निकालते रहते हैं और क्षेत्र में तनाव का माहौल बनाते रहे हैं। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक गुट के अध्यक्ष मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने रोहिंग्या के लिए कश्मीर में सांत्वना दिवस का भी आयोजन किया था। कुछ वर्षों पहले म्यांमारी आतंकी छोटा बर्मी को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी जम्मू कश्मीर के जिहादियों और म्यांमार के रोहिंग्याओं के बीच सेतु का काम कर रही है। कोलकाता के मौलवी भी उन्हें जम्मू पहुंचाने में मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर में उन्हें रोजगार भी आसानी से मिल जाता है। कई रोहिंग्याओं का ये कहना है कि वो बिना किसी जांच के ट्रेन से यहाँ आराम से पहुंच जाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुल 13,600 विदेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।